नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जानेंगे जिसे एक ऐसे इंसान ने शुरू किया, जिसे अपनी ही मातृभूमि से कई बार बेदखल कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जिसके एक राजा के सामने द ग्रेट लगाया जाता है, यानी कि महान लगाया जाता है। तो आज हम जानेंगे द मुगल एम्पायर के बारे में, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मुगल भारत क्यों आए। जब ये आए थे उससे कुछ समय पहले यहाँ पर लोधी वंश का शासनकाल था, लेकिन कुछ लोग लोधी वंश से परेशान थे, जिनमें से एक था दौलत खान लोधी, जो कि उस समय में पंजाब का गवर्नर था, लोधी साम्राज्य के अंडर ही। लेकिन इसे नहीं ये नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का शासक था, वो और समय तक यहाँ पर शासक बनकर रहे। तो ये जाता है बाबर के पास और बाबर से कहता है, आओ और इब्राहिम लोधी को हराओ। बाबर, क्योंकि उसे बार बार उसकी ही मातृभूमि से निकाला गया, इसीलिए वो मानने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ये यहाँ पर आता है और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ता है और वहां पर जीत जाता है। इसमें ये लोधी साम्राज्य को खत्म कर देता है और मुगल एम्पायर की स्थापना करता है। यहाँ पर ये कई लड़ाइयां लड़ता है, जिनमें से एक तो पानीपत की प्रथम लड़ाई है और इसके अलावा भी 3-4 और लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर जो ये है, ये ज्यादा समय टिक नहीं पाता। अपने राज्य को स्टार्ट करने के सिर्फ 4 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर आता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहले इसका एक दुश्मन खड़ा हो जाता है, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी और इसके बीच में प्रथम लड़ाई होती है चौसा में। चौसा में ये बुरी तरीके से हार जाता है और फिर यहाँ पर एक और लड़ाई देखने को मिलती है कन्नौज में। कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद ये वहां से सिंध भाग जाता है और जब शेर शाह सूरी मर जाता है तो ये सिंध से वापस आता है और सिरहिंद की लड़ाई जीतकर ये अपना राज्य वापस ले लेता है। लेकिन इसकी खुशी भी ज्यादा समय चल नहीं पाती। सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है और इसके लिए फिर यहाँ पर हुमायूं का मकबरा बनाया जाता है, जो कि आज दिल्ली का एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है। इसका बेटा अकबर, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का था, उसे राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अकबर सिर्फ 13 साल के थे, इसीलिए उन अकबर के नाम पर शासन बहराम खान कर रहा था। बहराम खान, क्योंकि अकबर को लगा कि बहराम खान उनके साथ गद्दारी कर रहा है, इसीलिए उन्होंने फिर बहराम खान को यहाँ से निकाल दिया और एक एग्जाइल पे भेज दिया। और यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है अकबर के द ग्रेट बनने का। यहाँ पर अकबर कई लड़ाइयां लड़ते हैं, जिनमें से कई मेन लड़ाइयां हैं, जैसे कि कांधार की लड़ाई, कश्मीर की लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, बिहार की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। लेकिन इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जिसे हम हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज जो कि इसको ग्रेट बनाती है वो ये है, ये जितनी भी लड़ाई लड़ा कभी हारा नहीं। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी इसने जिसमें ये हार गया हो। लेकिन जो ये हल्दी घाटी की लड़ाई थी, इसमें ये जीत भी नहीं पाया, क्योंकि राणा प्रताप का कौशल ही ऐसा था। इसके अलावा इसने कई छोटी मोटी लड़ाइयां भी लड़ी, जिनमें इसे हमेशा ही विजय प्राप्त हुई। इसने एक धर्म भी बनाया, दीन ए इलाही नाम का, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी चीजें सम्मिलित थी। और यहाँ पर ये एक और पॉलिसी फॉलो करता था, जिसे राजपूत पॉलिसी बोला जाता है, जिसमें ये 3 काम करता था, जिससे कि इसने राजपूतों पर एक अच्छी पकड़ बना ली थी। सिर्फ
दो राज्य थे जो कि इसके सामने नहीं झुके, जो कि राजपूत थे। एक तो मेवाड़ और एक मारवाड़। जो अकबर था वो इन पॉलिसीज में क्या करता था, या तो राजपूत राजा खुद ही अकबर को अपना शासक मान लेंगे, उसके नीचे ही, उसके अंडर ही अपना शासन करेंगे, या फिर वो उनसे वैवाहिक संबंध बना लेगा जिससे कि वो इसके खुद ही साथ आ जाएंगे, या फिर लड़ाई में उन्हें जीतेगा। इसकी राजपूत पॉलिसी बहुत ही ज्यादा काम में आई। और इसके बाद इसने एक और चीज जो यहाँ पर की वो थी मानसाबदारी। इसने अलग अलग जगहों पर मानसाबदार नियुक्त किए जो कि इसके लिए घोड़े तैयार करते थे, और वो भी एक सैनिक के लिए दो दो घोड़े, जिससे कि अगर कुछ फर्क पड़ता है तो फिर सैनिक रुके ना। ये मानसाबदारी का जो सिस्टम था ये विजयनगर के नायकारा सिस्टम से बहुत ही ज्यादा सेम था, यानी कि हो सकता है कि अकबर ने उनसे लिया हो। तो आप विजयनगर साम्राज्य का भी हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से। इसमें लेकिन इसने एक चीज विजयनगर एम्पायर के नायकारा सिस्टम से जो अलग की वो ये थी कि इसमें ये जात और साथ में सवार का इसने एक नया यहाँ पर रूल बनाया। जात वो था जो कि इनके पैसे निर्धारित करता था, जात की संख्या अगर ज्यादा होगी तो इन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और सवार की संख्या होती थी घोड़ों की संख्या, कि उन्हें कितने घोड़ों को देखना है, कितने घोड़ों का निरीक्षण करना है, तो ये उनकी संख्या थी। इसके अलावा इसने बहुत सारे काम किए आर्किटेक्चर में भी, जैसे कि जब ये गुजरात की लड़ाई पर गया था और वहां पर जीत गया तो इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, और जो लाल किला है आगरा का वो भी इसी ने बनवाया था। इसके अलावा इसके जो कोर्ट है उसमें नवरत्न भी थे। नवरत्न जिनमें से एक बीरबल और एक तानसेन, इनके नाम आपने सुने होंगे। यहाँ पर जब अकबर का देहांत होता है तो गद्दी पर बैठता है जहांगीर। जहांगीर का बेटा उससे विद्रोह कर देता है और वो गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेता है। लेकिन जहांगीर क्योंकि अपने विद्रोही बेटे को आशीर्वाद देने वाले को छोड़ता नहीं, और इसीलिए वो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देता है। इसके अलावा इसी के टाइम पर सबसे पहले जो ब्रिटिश वो थे, ब्रिटिश जो लोग थे वो यहाँ पर आए, वो इसी के शासन काल में आए थे। और इसके अलावा जो राणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने इसी के साथ अपनी बातचीत की और अपना सुलझाया, जो इनमें हमेशा से लड़ाई चलती आ रही थी। यानी कि इस टाइम पे देखें तो ज्यादातर सभी राजपूत इनसे मिल गए थे। यहाँ पर एक और काम जो किया जाता है, इस समय पर जो पुर्तगाली लोग थे वो यहाँ पर तोबाको लाते हैं, जिस पर ये बैन लगा देता है इसके बुरे प्रभाव को देखते हुए। फिर अगला जो शासक आता है उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां जाना जाता है ताजमहल के लिए, क्योंकि इसने ताजमहल बनवाया था। इसके अलावा जो इसने और काम किए वो एक ये भी थे, जो पुर्तगालीज लोग थे उन्हें इसने भगा दिया हुगली नदी से। इसके अलावा इसने एक मयूर सिंहासन बनवाया। मयूर सिंहासन वही जो कि नादिर शाह ने जब हमला किया तो वो उसे ले गया। लेकिन जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो फिर यहाँ पर एक वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि इसके बेटों में ही लड़ाई छिड़ जाती है कि राजा कौन बनेगा, और यहाँ पर जीत होती है औरंगजेब की। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर राजा था, और ये जब आता है तो फिर ये सबसे ज्यादा एरिया पर शासन करने वाला मुगल एम्परर था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो शासन काल था उसमें इसने कितने बड़े एरिया पर भारत के कब्जा कर रखा था, क्योंकि ये अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम मानता था, इसीलिए ये और धर्मों को नहीं मानता था। यहाँ तक कि जो लोग और धर्मों को मानते थे उन पे इसने जिजिया टैक्स लगा दिया था, जो कि
अकबर ने अपने समय पर हटा दिया था। लेकिन क्योंकि इसकी यही कट्टरवादी इस पर भारी पड़ती है और इसके राज्य में कई प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मराठा प्रोटेस्ट भी था, एक सिख प्रोटेस्ट, तो कहीं सतनामी प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर ये जैसे तैसे इनको संभाल तो लेता है, लेकिन जल्द ही इसकी भी मृत्यु होती है। इसके बाद ज्यादातर सभी राजा जो आते थे वो कमजोर ही थे। एक ऐसा ही शासक आया, फुरुखशियार। इसने बंदा बहादुर को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि सिख थे, उनके एक वॉरियर थे सिखों के, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा इसने ही फरमान जारी कराया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि जिससे ये दस्तक पेश कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे ये बिना कोई टैक्स दिए वहां पर फ्री ट्रेडिंग कर सकते थे बंगाल और बिहार में। इससे मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन फिर ज्यादा समय मुगल एम्पायर अब बचने भी नहीं वाला था। फुरुखशियार के बाद अगला राजा आता है मोहम्मद शाह। उस समय पर नादिर शाह नाम का एक राजा यहाँ पर हमला बोल देता है मुगल एम्पायर पे। नादिर शाह आता है और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये जो बहुत ही फेमस चीजें हैं, ये यहाँ से लूट के चला जाता है। और यहाँ पर मुगल एम्पायर के दिन खत्म ही होने वाले थे। एक अगला राजा आता है जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर ये एक अलायंस बनाता है बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ, और यहाँ पर ये बक्सर की लड़ाई छेड़ देता है ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं रहती। और इससे अगले से अगला शासक आता है बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर एक ऐसा राजा था जिसके पास खुद का कोई एरिया ही नहीं था, उसके पास कोई टेरिटरी नहीं थी, सिर्फ इसे एक पेंशन मिलती थी 1 लाख रुपए। और यहाँ पर इस समय पर आता है एक नया ही रिवॉल्ट, जिसे हम 1857 रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो जब ये रिवॉल्ट आता है 1857 का, तो फिर इन्हें उसका लीडर घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर ये रिवॉल्ट में लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भारतीय हार जाते हैं और ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं, तो फिर इनको बर्मा में भेज दिया जाता है और बर्मा में ही इनकी डेथ होती है और यहाँ पर मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।